मैं भूल जाऊं तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूं तो किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का यह आलम है, क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं। वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। ज़िंदगी, आशिकी और शायरी, हर इंसान की ज़िंदगी में इन सब का बहुत गहरा रिश्ता है, लेकिन इन तीन सादा और मामूली अल्फाज में माना और मफ़हूम का एक जहां आबाद है। बहुत सारी जिहाद इनमें ऐसी पोशीदा हैं जिन्हें तलाश करने की, उन नए डायमेंशंस को तलाश करने की ज़रूरत होती है। और ज़िंदगी, आशिकी और शायरी, इनके अंदर जो पोशीदा असरार और रुमूज़ हैं, जो नुकात हैं, उनसे हमें वाकिफ़ करवाएंगे जनाब जावेद अख्तर साहब, और शरीक गुफ्तगू हैं मोहतरमा कौसर मुनीर साहिबा। तो हमारे दोनों मेहमानों का पुरतपा खैर मकदम करें, तशरीफ़ ला रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, जावेद साहब की शख्सियत के बारे में, आपकी शायरी के बारे में, तख्लीक़ी हुनरमंदी के बारे में, या जिस मशहूर ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है, उन सब के बारे में कुछ कहने की मुझे लगता है कि अब कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ़ दाग़ के एक शेर के ज़रिए हम उन्हें यहाँ खुश आमदीद कहना चाहते हैं। भरे हैं तुझ में वो लाखों हुनर ए मजमए खूबी, मुलाकाती तेरा गोया भरी महफ़िल से मिलता है। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और आपके साथ आपकी रफ़ाक़त का हम कलाम होने का शरफ़ मिल रहा है मोहतरमा कौसर साहिबा को। मारूफ़ नग़मा निगार हैं, स्क्रीन प्ले राइटर हैं, और हम सब जानते हैं मशहूर टीवी सीरियल जस्सी जैसी कोई नहीं, इसमें बतौर राइटर इन्होंने अपने सफ़र का, अपने करियर का आगाज़ किया। इसके बाद आपने जो है वो नग़मा निगारी भी की है, टशन, इश्क़-ज़ादे और एक था टाइगर, धूम 3 वग़ैरह के लिए गीत भी लिखे। आइए आपको छोड़ जाते हैं अपने महबूब फ़नकारों के साथ, और गुफ्तगू का आगाज़ हो रहा है। ज़िंदगी, आशिकी और शायरी, आप सबकी समातों की नज़र। रिवायत तो ये है कि जिनको आप सुनने आए हैं उनका तारुफ़ किया जाए, उनके बारे में बात हो, लेकिन ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो जाएगी। ज़िंदगी, आशिकी और शायरी और जावेद साहब और 1 घंटा, तो मुझे गब्बर याद आ रहे हैं। बहुत नाइंसाफ़ी है। तो आज ये मेरे लिए एक 1-on-1 मास्टर क्लास है, और थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू टॉक टू मी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ज़िंदगी, आशिकी, शायरी आपके लिए क्या मायने रखते हैं? देखिए, इस लफ्ज़ आशिकी को आप बहुत नैरो सेंस में ना लीजिए। और जब हम आशिकी कहते हैं तो हमारा फ़ौरन ज़हन लैला मजनू और रोमियो जूलियट की तरफ चला जाता है। वो भी सही है, लेकिन आशिकी तो हज़ार तरह की है। ज़िंदगी से इश्क, ज़िंदगी में किसी मकसद से इश्क, किसी ख़याल से इश्क, किसी मंजिल से इश्क। ये जो जुनून है, ये जो इश्क है, ये जब नहीं है तो फिर ज़िंदगी बेजान है। ज़िंदगी सांस तभी लेती है जब आपके अंदर कोई इश्क मौजूद है, किसी भी तरह का। कोई भी आरज़ू, कोई भी तमन्ना ऐसी है जो आपके दिलो दीवार पे, आपके होशो हवास पे तारी रहती है। कोई ऐसी मंजिल है जिस तक पहुंचने की जस्तजू और तगदो आपके अंदर है, तो तब तक आप जिंदा हैं। और अगर सिर्फ सांस ले रहे हैं और जागते हैं और सो जाते हैं और सोते हैं और जाग जाते हैं, तो फिर तो वो ज़िंदगी कोई ज़िंदगी ना हुई। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी बनती ही आशिकी से है। वो इश्क वतन से हो सकता है, वो इश्क किसी ख्याल से हो सकता है, वो इश्क किसी आर्ट से हो सकता है, वो किसी मकसद से हो सकता है। जब तक वो आप में है तब तक आप जिंदा है, ऐसा मेरा ख्याल है। जहाँ तक शायरी का ताल्लुक़ है, शायरी जो है वो इश्क से ही होती है। जब आदमी वो सोचता है जो नहीं है, वो चाहता है जो दस्तरस में नहीं है, दूर है, जब उसकी एक दुनिया वो होती है जिसमें वो रह रहा है, एक दुनिया वो होती है जिसमें वो रहना चाहता है, तब शायरी होती है।
इसलिए कि अगर जो सब कुछ है वो तस्लीम है और वही सब ठीक है और वही मुकम्मल है, तो शायरी की ज़रूरत क्या है? दुनिया में हर आर्ट इस बुनियाद पे है कि जो आर्टिस्ट है, जो क्रिएटर है, क्रिएशन की आरज़ू ही क्यों पैदा होती है? शेर लिखने की, या एक पेंटिंग बनाने की, या एक सिम्फनी बनाने की, या एक चीज़ ईजाद करने की, वो भी आर्ट है। मैं तो एडिसन को भी आर्टिस्ट ही समझता हूँ। इसकी ख्वाहिश ही क्यों है? इसकी ख्वाहिश पैदा ही तब हो सकती है क्रिएशन की, जब आपको लगे कि जो कुछ क्रिएट हो चुका है वो काफ़ी नहीं है, कुछ कमी है कहीं। अगर कमी का एहसास नहीं होगा तो आप क्रिएटिव नहीं होंगे। और वही कमी का एहसास तब होता है जब इश्क होता है। इश्क तो आपको होता ही उससे है जहाँ तक आप के हाथ पहुँच नहीं सकते, जहाँ जिस मंजिल पे आपने अभी कदम नहीं रखा है, वहीं तो इश्क है। तो जब इस इनकम्प्लीशन की फीलिंग जो है वो आपके अंदर इश्क भी पैदा करती है और वही आप में शायरी पैदा करती है। एक बडिंग राइटर के पर्सपेक्टिव से ये जो आपने बात कही, ये जो फासला है जो ज़िंदगी का और जो उसे एक्सप्रेस करने का, वो जो शायरी में कैप्चर होता है, उस जर्नी के बारे में मुझे, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आप उसको किस तरह ट्रांसलेट कर पाते हैं। क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा मालूम होता है कि जो आप महसूस करते हैं और जिस एहसास के साथ आप ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करते हैं, वो भले ही आपके पास जितनी भी मास्टरी हो वर्ड्स की, अल्फाजों की स्किल हो जितना चाहे, वो हमेशा वो पूरी बात कहने से चूक जाते हैं। वो एक हमेशा एक गैप रहता है। आप सही कह रही हैं। बात क्या है, मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है कि सब इस बात से मुत्तफिक ना हो सकता है कि हर केस में बात सही भी ना हो, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि आप जो आज सोचते हैं, आज जो आपने समझा है, जो जाना है, जो देखा है, वो लिखने के काबिल अब कई साल बाद होते हैं। वो जब तक के जहन में साफ है और सामने है, तब तक तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं। यू कैन बी अ जर्नलिस्ट बट यू कांट बी क्रिएटिव अबाउट इट। वो कहीं आपके जहन में जाता है, पिघलता है, जज्ब हो जाता है धीरे धीरे। जैसे एक अच्छी कुजीन में कौन सा मसाला कहाँ का था पता नहीं लगता ना। ये थोड़ी कि आप अलग अलग उसमें बता देंगे ये गरम मसाला है, ये मिर्च है, ये दालचीनी है, ये कुछ नहीं, वो सब मिल के एक चीज़ बन गई है। उसी तरह वो जो तजुर्बा आपका था, वो जो आपने देखा था, सुना था, समझा था, वो कहीं आपके जहन में जाके पिघलता है, आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनता है, आपकी मोरालिटी, आपकी एस्थेटिक्स में वो दाखिल हो जाता है। और फिर किसी दिन आप इस काबिल होते हैं कि आप जब लिखते हैं तो सब कुछ जो फैल गया था जहन में दूर दूर तक, वो सिमट के वापस आता है एक नई शक्ल में, और वो एक क्रिएशन बनता है। तो आप जो आज महसूस कर रही हैं, आज जो आपने देखा और समझा है, वो कई साल बाद आप देखिएगा, आप उसे लिखेंगी, और आप जब लिखेंगी तब आपको याद आएगा कि ये बातें जहन में आई कहाँ से थी। मगर वो जब तक टोटली आपके कॉन्शियस माइंड में है, तब तक यू कैन रिपोर्ट देम, यू कांट टर्न देम इनटू अ क्रिएशन, बिकॉज दे आर देयर। वो जब पिघल गई तब उन्हें आप जमा करके दोबारा एक नया फॉर्म देते हैं। जैसे कि आप अगर एक वो बना रहे हैं स्कल्पचर किसी मेटल का, जो बनता है ब्रॉन्ज का, तो ब्रॉन्ज जब तक के एक बहुत बड़ा ब्लॉक है तब तक उसमें आप नहीं बना सकते, उसे पहले पिघलना पड़ेगा। जब वो पिघल जाएगा तब आप उसे एक सांचे में ढालेंगे, तो वाक़यात जो हैं, इमोशन जो हैं, इंसिडेंट जो हैं, ऑब्जर्वेशन जो हैं, वो पहले पिघलते हैं और फिर सांचे में ढलते हैं। यानी इतने भी गैब से नहीं आते ये ख्याल। ये गैब से अगर आसमान से उतरते होते तो आपको चाइनीज़ में पोट्री आ जाती। जावेद साहब, एक और मुझे फैज़ साहब की बात याद आ रही है, वो काम और इश्क वाली। ये इश्क और शायरी से इश्क, ये तो सब ठीक है, लेकिन जब वो काम बन जाता है, जब आपको एक सिचुएशन दी जाती है, जब आपके ऊपर 3-4 मास्टर्स हैं, एक डायरेक्टर है, एक प्रोड्यूसर है, एक एक्टर है, और उसको आपको एक बिल्कुल ही
पर्टिकुलर स्कैनिंग में, मीटर में, कमर्शियल सांचे में ढालना है, तब बात अब कई बार मुझसे ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ भाई आखिर तंग आके दोनों को अधूरा छोड़ दूँ मैं। देखिए, कोई भी जॉनर अपने अंदर ना अच्छा है ना बुरा है। अगर आप गज़ल लिख रहे हैं या पोएम लिख रहे हैं या दोहा लिख रहे हैं तो आप बहुत बड़े शायर हो गए या कवि हो गए, ऐसा नहीं कि देखिए साहब मैं तो दोहा लिख रहा हूँ तो अब मुझ में और कबीर में क्या फ़र्क बचा। मैं गज़ल लिख रहा हूँ तो अब गालिब में मुझ में क्या फ़र्क है, मैं दोनों, वो भी गज़ल लिखते थे मैं भी लिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और ये फिल्मी गाने लिख रहा हूँ, अरे तो ये तो बहुत ही गंदा काम कर रहा हूँ। जॉनर अच्छे बुरे नहीं होते, उनमें आप कर क्या रहे हैं वो अच्छा बुरा तय करेगा। हर कौन, जल्दी क्या बजा लीजिएगा, अभी और 2-4 अच्छी बातें कहने वाले, तो इस बार जब सारी अच्छी बातें कह दूं तब जोर से ताली बजाइए। तो आप एक बहुत बुरी गज़ल लिख सकती हैं और एक बहुत अच्छा गीत लिख सकती है, वो आप पे। एक जैसे मैं मिसाल दूं, पेंटर है, पेंटर अगर अच्छा है तो वो पोस्टर भी बनाएगा तो अच्छा ही बनाएगा, और अच्छा पोस्टर बनाने के लिए भी अच्छा पेंटर ही चाहिए। जहाँ तक मीटरिंग का ताल्लुक़ है, आप लोग वाकिफ़ होंगे इस बात से, इसलिए कि बहुत बार कही गई है पब्लिकली कि जो फिल्मी गीत आप सुनते हैं और सुनते आए हैं 40 से लेकर 30 से लेकर अब तक, इनमें से ज़्यादातर, सब तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट 85% और 90% वर रिटन नॉट ओनली फॉर अ सिचुएशन बट फॉर अ ट्यून, टू अ ट्यून। ये ट्यून है, ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए इस ट्यून पे लिखिए। अब ट्यून पे लिखना एक आर्ट है, जिसे आता है उसे आता है। वैसे भी अगर आप ट्यून पे नहीं लिख रहे हैं तो जब आपने पहली लाइन लिख ली अपनी भी मर्जी से तो कंडीशन तो आप हो गई, अब इसी मीटर में आपको लिखना पड़ेगा। दूसरी लाइन लिख ली तो फिर इसी राइम में आपको लिखना पड़ेगा। तो पोइट्री हो, आर्ट हो, सिंगिंग हो, डांस हो, उनमें सर्टन क्राफ्ट इन्वॉल्व है और सर्टन लिमिटेशंस है कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। जहाँ आपने अपने आप को कमिट कर लिया, अगर आप भारतनाट्यम कर रहे हैं तो उसमें बीच में थोड़ा सा कथक कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हालांकि आजकल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। तो ट्यून पे जिन्हें लिखना आता है, जैसे साहिर थे, जैसे शैलेंद्र थे, जैसे मजरूह थे, जैसे शकील थे, जैसे राजेंद्र कृष्ण थे, जैसे कैफी थे, तो इन लोगों ने ऐसी गीत लिखे हैं जिन्हें आप कागज़ पे अगर पढ़ेंगे बिना म्यूज़िक के, बग़ैर सिंगिंग के, तब भी आपको पोइट्री लगेंगे। और बहुत से मैं आपको ऐसी गज़लें जो आजकल मुशायरों में सुनने में आती हैं, उन्हें आप कागज़ पे लिख के देखेंगे तो सोचेंगे शायद गाने में ठीक लगती होगी। तो ये तो जॉनर तय नहीं करता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। आप बहुत अच्छे गीत इन कंडीशंस के अंदर भी लिखे गए। दूसरा मसला जो है आपका, मैं समझता हूँ वो सही है। किस्सा ये है कि आपको गाहक के लिए लिखना है। वो जो कस्टमर है आपका, वो प्रोड्यूसर है, वो डायरेक्टर है। हुआ ये है कि हमारे समाज में ही लैंग्वेज श्रिंक कर गई है। हमारे समाज में ही पोइट्री का जो प्रायोरिटी लिस्ट थी उसमें कहीं नाम ही नहीं था। तो लोगों में जो आज फिल्म मेकर बने, उनको शायरी की, लैंग्वेज की वो समझ नहीं है जो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले वालों में थी। तो अब मुश्किल ये होती है कि आप उनके साथ जब काम कर रहे होते हैं तो वो जो बात उनकी समझ में ही नहीं आ रही, वो नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए, जो कि सही ज़बान भी नहीं बोल पाते उनमें से अक्सर। तो ये मसला ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसमें यह है कि भाई देखिए, वो तो दुनिया भी ऐसी ही है। दुनिया में जहाँ भी आप जाते हैं, जो भी काम करते हैं, तो कुछ लोग आपके आगे पीछे ऐसे होते हैं जिन्हें उस काम का शऊर नहीं होता, और वो उस पोजीशन में होते हैं कि आपको बताएं कैसे करो। आप भले ब्यूरोक्रेट हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, आप चाहे सेल्स पर्सन हो, आप चाहे आईटी में हो, हर जगह आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपसे बेहतर पोजीशन में है और आपसे कम जानता है। तो वो मसला दुनिया का है, वो एक जगह का नहीं है। लेकिन वहाँ भाई कुछ तो आपको अब क्या है, लोच रखना पड़ता है। कुछ थोड़ा सा मान लो जहाँ तक कि बुनियादी काम ख़राब ना हो रहा हो, और अगर लगे कि भाई ये तो बिल्कुल ही हमारी वैल्यूज़ या हमारे एस्थेटिक सेंस को आउटरीच कर रहा है, तो छोड़ दो। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जितनी फिल्में की हैं उससे ज़्यादा छोड़ी हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या
ठीक है, जैसे आपने भारतनाट्यम या कथक का एग्जाम्पल दिया, तो वो तो बिल्कुल ही प्योरेस्ट आर्ट फॉर्म्स हैं, लेकिन पोइट्री राइटिंग, स्पेशली फिल्म राइटिंग, इसमें एक नया इडियम इजाद हो रहा है। देखिए, ज़बान जो है वो डायनामिक है, ज़बान रुकती नहीं है। कल्चर जो है वो डायनामिक है, वो रुकता नहीं है। और हम चाहें कि जो 50 साल पहले जैसे लिख रहे थे लोग, और जो ज़बान थी वो वैसी हो जाए, तो आप यकीन कीजिए 50 साल पहले भी जो उनके सीनियर थे वो बड़े नाराज़ थे कि ये क्या हो गया ज़बान को। तो ये तो हमेशा होता रहेगा, और ये कुछ लोग जो है उस पर एतराज़ करते रहेंगे, उसका गम ना कीजिए। चेंज होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जो अच्छा है उसे रखिए, और जो नया अच्छा मिल रहा है उसे शामिल कीजिए। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वो डिक्शनरी है, वो हर साल जब आती है तो उस पर यह अनाउंस किया जाता है, बाहर लिखा होता है कि इस साल हमने 200 वर्ड और बढ़ाए हैं। हम इस बात पे खुश होते हैं कि हमने अपनी ज़बान से 200 वर्ड निकाल दिए। ये एक रिग्रेसिव और रिएक्शनरी एटीट्यूड है लैंग्वेज की तरफ, जो हर लैंग्वेज में दिखाई देता है मुझे। अच्छी बात यह है कि आपके पास जो शब्द हैं उन्हें आप संभाल के रखिए, और जो दूसरे अच्छे मिल रहे हैं उन्हें भी रख लीजिए और उन्हें भी अपना लीजिए। और लफ्ज़ जो है जहाँ से मिले, दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। वो तो बड़ी बदनसीबी होगी कि हम अगर ज़बान का कत्ल करना है, ज़बान को ख़त्म करना है, तो ऐसा कीजिए कि उसके सारे दरवाजे बंद कर लीजिए, वो ख़ुदकुशी कर लेगी। जब तक वो आगे बढ़ रही है, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है, या तो मर जाती है या आगे बढ़ती है। तो आप उसे ज़बान को ज़िंदा रखिए, वक्त के साथ चेंज होगी, नए नए लफ्ज़ आएंगे। लेकिन एक चीज़ होती है एस्थेटिक्स, एक चीज़ जो है कि इनडिसेंसी ना आए, चीपनेस ना आए, क्रूडिटी ना आए। हमारे यहाँ मसला क्या हो गया है, माफ़ करना मैं 1 मिनट और लूँगा, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा मसला है। हमारा जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है, टोटली अंडरस्टैंडेबली। यू कैन नॉट फंक्शन इन दिस वर्ल्ड विदाउट नोइंग इंग्लिश, दैट्स अ फैक्ट। And not only that you can function, as a matter of fact, through English you get lot many liberal ideas, you get a world view. There is no doubt about it. At any cost, you cannot afford not to learn English. That is a fact. But what is not desirable, that you learn English at the cost of your own mother tongue. You should know both the languages. इसलिए कि लैंग्वेज जो है इज़ नॉट ओनली अ व्हीकल फॉर कम्युनिकेशन, इट इज़ द व्हीकल दैट कैरीज कल्चर एंड ट्रेडिशन, इट कैरीज आइडेंटिटी। तो होता क्या है कि वर्नाक्युलर स्कूल में कौन जा रहा है? पुअरेस्ट ऑफ पुअर के बच्चे, जो कि एक बहुत डिप्राइव्ड लाइफ, एक तल्ख कड़वी ज़िंदगी में जी रहे हैं, जहाँ रोशनी बहुत कम है, जहाँ खुशी बहुत कम है, जहाँ प्लेजेंटनेस बहुत कम है, हालात की वजह से, इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। दूसरी तरफ जो प्रिविलेज क्लास है वो अंग्रेज़ी पढ़ रही है। फिर एक दिन प्रिविलेज क्लास का ख्याल आता है कि अब हमें मैथ कम्युनिकेशन में जाना है, तो पहली दफ़ा उन्हें वर्नाकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो कहते हैं अरे भाई हमारी एक लैंग्वेज भी तो थी अपनी, वो कहाँ ज़रा ढूंढो, तो वो स्लम में मिलती है, तो वो स्लम से लाई जाती है। और वो लैंग्वेज जो है वो भी इज़ लाइक अ कैमेलियन, वो जहाँ होगी वही रंग रूप इख्तियार कर लेती है। जहाँ हालात अच्छे नहीं हैं, जहाँ ज़िंदगी बदसूरत है, वहाँ ज़बान खूबसूरत नहीं रह सकती। तो उस लैंग्वेज में जो खाट कबाड़ा आ गया है उसको लाके अपर क्लास डिग्निटी देती है उसको, और उसे टीवी पे इस्तेमाल करती है, उसे सिनेमा में इस्तेमाल करती है, उसे सेमिनार्स में इस्तेमाल करती है, उसे ये जो आजकल एक वो क्या होता है, रोस्ट क्या है उसे कहते क्या है, रोस्ट ही कहते हैं। अरे यार तुम तो रोस्ट खाना छुड़वा दोगी, हैं? हाँ, ये अभी रोस्ट में इस्तेमाल होती है। ये लैंग्वेज कहाँ से आई है? ये इनके पास पिछले 25-30 साल से नहीं थी, ये इन्होंने अभी डिस्कवर की है, लेके आए हैं। इनका कोई रूट ही नहीं है उसमें। तो हमारा क्या हो रहा है कि उधर वो वर्नाकुलर बच्चा कल्चर तो थोड़ा जानता है, बैकग्राउंड तो जानता है, लेकिन उसको कोई वर्ल्ड व्यू नहीं है। वो मोर ऑफन देन नॉट पैरोकियल है, नैरो माइंडेड है, रिग्रेसिव है, उसका कोई एक्सपोजर नहीं दुनिया का। तो हम कर क्या रहे हैं कि या तो हम जड़ें बना रहे हैं या शाखें, रूट्स एंड ब्रांचेस। यू डोंट हैव ट्रीज। अ ट्री रिक्वायर्स रूट्स एंड ब्रांचेस बोथ।
तो ये इस समाज में जब आप फिल्में बनाएंगे, इस समाज में जब आप पब्लिक कम्युनिकेशन करेंगे, इस समाज में जब पब्लिक स्पीचेस होंगी, पॉलिटिकल स्पीचेस होंगी, तो उनका क्या स्टैंडर्ड और क्या एस्थेटिक होगा आप समझ सकते हैं। ये जो बात आप कह रहे हैं, इन अ वे मैं बहुत काफ़ी हद तक इससे रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि ये बात मैंने आपसे कही हुई है पहले। मेरा जो ताल्लुक़ है एक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से है, लिटरेरी फैमिली से है। मैं जब बड़ी हो रही थी तो मैंने उर्दू ज़ुबान सुनी है। फॉर वट एवर रीज़न मुझे सिखाया नहीं गया, पढ़ना लिखना सिखाया नहीं गया, लेकिन जो माहौल था उसमें मैंने सुना है। और अब जब मैं लिख रही हूँ, मेरे पास उस इनफैक्ट जावेद साहब से मैं कह रही थी कुछ महीनों पहले, उन्होंने मुझे फ़ोन करके किसी गाने पे मुझे मुबारकबाद दी, और मैंने कहा देखते हैं कितनी देर चलती है, क्योंकि मैं तो बस तुकबंदी कर रही हूँ, अब मुझे तो उर्दू लिखना पढ़ना भी नहीं आता। तो उन्होंने कहा बीबी अब सीख लो। इन्होंने बिल्कुल और मेरे लिए आसान भी होगा, क्योंकि ये सुनी सुनाई पर मैं चल रही हूँ, बट दैट रिवर्स कल्चरल इफेक्ट इज़ सो ट्रू ऑफ व्हाट ही इज सेइंग। मुझे किसी ने वो ज़ुबान लिखना पढ़ना नहीं सिखाया है, लेकिन मुझे बोलना आता है, इसीलिए कुछ हद तक उसमें लिखना आता है, अपने आप को एक्सप्रेस करना आता है। तो अगर ये जो ये बात कह रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट द रिवर्स ऑफ दैट, यू नो, कि एक तरह से रूट्स एंड ब्रांचेस, और अब हमको अपने तने खुद इजाद करने हैं, खुद खड़े करने हैं। अच्छा, उर्दू का क्या चक्कर है? वैसे आप सब जो बैठे हैं, आप सब उर्दू जानते हैं, या आपको मालूम नहीं है, मगर आप सब जानते हैं। होता यह है कि जब तक आपकी समझ में आ रही है उर्दू, तब तक आप उसे हिंदी कहते हैं। जब समझना बंद होता है तब कहते हैं उर्दू है। ये है किस्सा। अरे भाई ये बताओ, तुम आ रहे हो, मैं जा रहा हूँ, खाना खाओगे, पानी पियोगे, मुझे भूख लग रही है, नींद आ रही है, कल शाम क्या कर रहे हो, ये क्या है, हिंदी है कि उर्दू है? ये अगर एक तरफ से लिख दो तो हिंदी हो गई, दूसरी तरफ से लिख दो तो उर्दू हो गई। मगर यूपी का, एमपी का, बिहार का वो आदमी जिसे लिखना पढ़ना ही नहीं आता, वो जब ये ज़बान बोल रहा होता है तो कौन सी ज़बान बोल रहा है? हिंदी बोल रहा है कि उर्दू बोल रहा है? दोनों का सिंटैक्स एक है, दोनों की ग्रामर एक है, दोनों के 90% वर्ड्स एक हैं। उर्दू का कोई वर्ड जो है बगैर हिंदी, कोई सेंटेंस बिना हिंदी के वर्ड के इस्तेमाल के लिखा ही नहीं जा सकता। उर्दू में एक सेंटेंस आप नहीं लिख सकते बिना हिंदी के वर्ड के। हिंदी की कोई डिक्शनरी कंप्लीट नहीं हो सकती कम से कम 5 से 6 हज़ार पर्शियन वर्ड के। आप लोग जो बात करते हैं आपको मालूम ही नहीं होता आप पर्शियन के कितने वर्ड बोल रहे हैं। आप दोस्त, दुश्मन, रास्ता, सुबह, शाम, हवा, ज़मीन, आसमान, ये सब पर्शियन के वर्ड हैं। उसी से तो इनकी टीचर परेशान थी। तो आप निकालते चले जाइए। ये ज़बान को प्योर करने का कॉन्सेप्ट ऐसे है जैसे कि एक प्याज के छिलके उतारना शुरू करो कि प्याज ढूंढना है। अरे प्याज उसके छिलके ही है, अगर तुमने सारे छिलके उतार दिए तो प्याज ही नहीं रहेगा। तो असल में मैं बार बार इसी पॉइंट पे वापस आ रही हूँ कि उर्दू या और कोई, भले कोई और ज़ुबान हो, वो एक्चुअली इंक्लूसिव एंटिटीज़ हैं। जब वो दूसरी हवाओं को, प्रथाओं को, रिवायतों को अपने आप में शामिल करते हैं, तभी वो पनप सकते हैं, ज़िंदा रह सकते हैं, हम सब बैठ के बात कर सकते हैं। देखिए, ज़बानें हमेशा दो तरह की रही हैं दुनिया में, एक आवाम की, जनता की ज़बान, और एक सरकार की। सरकार की ज़बान में होता है कि आज से नहीं, हमेशा से सरकार को इस बात की परवाह नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बल्कि शायद सरकार चाहेगी कि आप ना समझें तो बेहतर है। तो जो सरकारी ज़बानें होती हैं वो समझ में आती ही नहीं हैं, और जिन लोगों को सरकारी पेट्रनेज हासिल होती है वो भी वही ज़बान इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कि उन्हें तो यही दिखाना है। उनका ये ख्याल है कि आप उनसे रोब तभी खाएंगे जब आप उनकी बात नहीं समझेंगे, इसलिए कि बात समझ गए तो फिर तो आप उनसे रोब खा ही नहीं सकते, बात इतनी बेकार है। लेकिन आवाम की ज़बान जो है वो कम्युनिकेशन की ज़बान होती है, बिकॉज हमें एक दूसरे से बात करनी है, एक दूसरे को समझाना है अपनी बात। वो ज़बान अलग होती है, वो चाहे हिंदी हो कि उर्दू हो। जब आप उसे इतना डिफ़िकल्ट कर देते हैं कि वो समझ में ही ना आए,
तो उसका बेसिक पर्पस जो है वो तो कम्युनिकेशन है, उसके अलावा भी बहुत से पर्पस है। लेकिन अगर एक एयर कंडीशनर में से न्यूज़ आती है लेकिन ठंडा नहीं करता कमरे को और पूरी खबरें सुनाता है रेडियो की, तो वो एयर कंडीशनर ठीक नहीं है। उसमें कितनी भी खूबियाँ हो, लेकिन एयर कंडीशनर का बेसिक पर्पस तो है कि कमरे को ठंडा करे। अगर एक रेडियो ठंडा रहता है लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आती तो अच्छा रेडियो नहीं है। उसी तरह से कितनी भी खूबियाँ हो ज़बान की, लेकिन अगर समझ ही नहीं आ रही है तो बेकार है। तो इस तरह से हमारे जो फिल्मी गीत हैं वो और आवाम इसीलिए जो है हम हर ज़बान से लफ्ज़ लेते हैं ताकि कम्युनिकेशन बेहतर से बेहतर हो सके। कि भाई ये लफ्ज़ अब सबकी समझ में आता है तो चलो इसे अपनी ज़बान में ले लो। और हम एक और बात बताऊं, हम जो शब्द लेते हैं वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे लेते हैं। मतलब जैसे मैंने आपसे कहा कि हवा, ये जो है पर्शियन का वर्ड है हवा, लेकिन हवाओं ये हमारा है। पर्शियन में हवाएं नहीं होती हैं और हवाओं भी नहीं होता है। रास्ता तो है पर्शियन, लेकिन रास्ते ये हमारा है। प्लूरल करते हैं उसको हम किस तरह से हम नाउन को एडजेक्टिव बना सकते हैं या एडजेक्टिव को नाउन बना सकते हैं, वो हम अपनी तरह से करते हैं। तलफ़्फ़ुज़ भी चेंज हो जाते हैं। अब वो जो ओरिजिनल वर्ड था वो है फ़ज़ा, हम लोग फ़िज़ा बोलते हैं। वो दरिया जो है, आप अगर जाएंगे महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में दरिया कहा जाता है समंदर को, ओशन को। और बिल्कुल सही, इसलिए कि पर्शियन में दरिया का मतलब ओशन ही है। तो वहाँ तो डायरेक्ट वर्ड आया था सेलर्स के थ्रू। हमारे यहाँ चूँकि ज़मीन से आया और उधर हमारे नॉर्थ इंडिया में तो समंदर है नहीं, तो हम नदी को दरिया कहते हैं। हमने दरिया का इस्तेमाल दूसरा कर दिया। हम गंगा जमुना को, गोमती को, घाघरा को दरिया कहते हैं। तो लफ्ज़ आते हैं, उनमें तब्दीलियाँ भी आती हैं जो हमारी लैंग्वेज का मिजाज है उसके हिसाब। कितने अंग्रेज़ी वर्ड हैं जो हमें ख्याल भी नहीं कि वो अंग्रेज़ी के वर्ड हैं। आप रेलगाड़ी बोलते हैं, अब रेल तो इंग्लिश का लफ्ज़ है। अर्दली ऑर्डरली है, पलटन प्लेटून है। तो लफ्ज़ हमने लेके अपना लिए हैं और अपने बना दिए हैं। तो जब तक ये प्रोसेस जारी रहेगा तब तक अच्छा है। और जिस दिन आप सोचेंगे कि आप प्योर लैंग्वेज, तो मैं बताता हूँ प्योर लैंग्वेज उर्दू भी सुना देता हूँ, हिंदी भी सुना देता हूँ। आप में से जिसे पसंद आए कल से यही बोलिए कीजिएगा। मैं कमाल अमरोही साहब का असिस्टेंट होता था, तो मतलब 3rd 4th असिस्टेंट। तो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, कह ले कि ये जो ख़त है ये मौसीक़ार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को, वो एक पिक्चर कर रहे थे उनकी, वो पिक्चर बाद में बनी नहीं, तो उनको ये देवनागरी रस्मुल ख़त में लिख के भेज दीजिए। देवनागरी रस्मुल ख़त मतलब हिंदी में। तो अब मैं तो उसमें तब्दीली कर नहीं सकता था, तो जैसा उन्होंने दिया था मैंने लिख के दे दिया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्मी छोड़ दी। तो उसमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि गाने में उन्हें क्या क्या चाहिए और कैसे चाहिए। तो उसकी एक लाइन मुझे याद है, पूरा ख़त ही ऐसा था, एक लाइन मैं आपको सुना देता हूँ। सालार जमात मिस्र उला की नग़मा संजी में मसरूफ़ है, ता वक्त के दीगर असाब जमात मिस्र सानी के बकिया अरकान की अदायगी कर रहे हैं। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब ये है कि मेन वॉइस पहली लाइन गा रही है, कोरस सेकंड लाइन गा रहा है। अब इसकी क्या ज़रूरत है? या अगर आप में से कोई ये कहे कि एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त गरा कंदरा उपजित उषण पे प्रदान करो, तो इसके बजाय मेरे ख्याल से बेहतर होगा कि आप कहें एक प्याली चाय दे दो। ये प्योर लैंग्वेज बता रहा हूँ आपको, ये प्योर लैंग्वेजेस है। ये प्योरिटी आपको चाहिए हो तो रख लीजिए। तो इस लिहाज से जो फिल्मी गीत हैं, एक तरह से वो एक आम आवाम की ज़ुबान है और बात कहते हैं। इसमें देखिए एक कैच है, ख्याल रखिए। ये एक चीज़ होती है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। हम लोग जब बुरे काम करते हैं फिल्मों में ख़ास तौर से, तो उसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है। और जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है वो दिन ब दिन लोअर से लोअर होता ही जा रहा है। तो ये आवाम की ज़बान और कम्युनिकेशन के बहाने घटिया, बुरी, गंदी, वल्गर और obscene बातें नहीं की जा सकती। ये इसकी इजाज़त नहीं दे सकते भाई, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप
एक फ्री कंट्री में रहती हैं, आप लिख लें या कोई लिख ले तो उसको हम जेल तो नहीं भिजवा सकते, मगर दिल तो चाहेगा कि जाए। तो लेकिन ये कि उसमें भी आपको मैं मिसाल दूंगा कि आप शैलेंद्र को देखिए, साहिर को देखिए, इन्होंने क्या गीत सिंपल ज़बानों में लिखे हैं भाई। मजरूह को देखिए क्या गीत लिखे हैं। तो आवाम की ज़बान में आप सिंप्लिसिटी और इन्फीरियोरिटी एक चीज़ नहीं है कि हम घटिया हो गए इसलिए कि हम सिंपल हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। आप अच्छी बात कीजिए वो सिंपल ज़बान में। मुझसे ये सवाल किया जाता है कि आप ये एक दो तरफा वाला सवाल है कि एक तो ये कि आप औरत होते हुए भी मर्द का थॉट कैसे लिख पाती हैं? ये बेवकूफ़ी का सवाल किया किसने? पहले तो उसका नाम बताया मुझे। बताऊंगी आपको। अच्छा ठीक। अरे भाई ये तो औरतों ने तो बहुत कम और बहुत रिसेंटली लिखा है, इसलिए नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं था, इसलिए कि उन्हें लिखना नहीं दिया गया। हकीकत तो है कि इवन इन यूरोप ऑल ऑफ यू नो दैट वीमेन रोट अंडर मेल सूडोनिम्स। तो इतने दिनों से जो सारा लिटरेचर और जो सारी हीरोइनें क्रिएट की जा रही थीं और जो औरतों के जज्बात लिखे जा रहे थे, चाहे वो गीतों में लिखे गए हों या कहानियों में या नॉवेल्स में या प्लेज में, तो ये मर्द लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? तो ये जीनियस होते हैं सब के सब कि ये तो समझ सकते हैं कि औरत क्या सोचती है, लेकिन औरत को नहीं पता कि मर्द क्या सोचता है। वैसे मुझे थोड़ी सी खुशी है कि अगर औरतों को नहीं पता, अगर उन्हें पता हो जाए नफरत हो जाएगी मर्दों से। Which brings me to the second part of that question कि जो आपने शुरू में कहा कि क्यों औरतों को इतनी देर से इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में एक तरह की एंट्री? इस फील्ड में क्या, हर फील्ड में। आप मुझे एक बात बताइए, जो दुनिया का वर्स्ट मेल शेवनिस्ट है उसको भी एक बात तो माननी पड़ेगी कि औरतों को रंगों की समझ होती है। वो कहते हैं कि वो लॉजिकल माइंड नहीं होता और ये नहीं होता और वो नहीं होता, दुनिया भर की बातें जो सब बकवास है। चलिए उसे भी जाने दीजिए कि औरतों को रंगों की तमीज़ होती है, इतना तो मानेंगे। तो क्या वजह है कि दुनिया की हिस्ट्री में कोई पिकासो, कोई राफेल, कोई बड़ी पेंटर रेम्ब्रां, कोई औरत क्यों नहीं हुई? क्या वजह? उसे होने नहीं दिया गया। हकीकत ये है। और आज देखिए उसको हल्का सा, अभी भी कुछ नहीं है, वी हैव माइल्स टू गो। आज उसका एक छोटा सा दरवाजे में हल्का सा खुला है, इतना कि किसी तरह घिसट के निकल सके वो बाहर, तो वो हर कंपटीशन में शी इज बीटिंग मेन हॉलो। ये फैक्ट है। आज आपको मालूम होगा कि इंग्लैंड में वहाँ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक कमेटी बनाई है कि वो ये रिसर्च करे कि भाई उनको ऐसा लगता है कि आज से 20 साल 25 साल बाद एन एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट, एन एवरेज लॉयर, एन एवरेज डॉक्टर, एन एवरेज सर्जन, एन एवरेज आर्किटेक्ट विल बी अ वुमन। बिकॉज जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ओवरवेलमिंगली लड़कियां सेलेक्ट होती हैं। तो ये सोसाइटी पे इसका क्या असर पड़ेगा और सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर मुल्क का कैसे चेंज होगा? दे आर एक्सेलिंग। आज आप जाके देखिए कोई कॉरपोरेट ऑफिस में, तो सेकंड रंग पे, थर्ड रंग पे आपको मेजॉरिटी औरतों की देखेगी। सीईओ आज कोई औरत है तो आप हैरान नहीं होते, आज से 15 साल पहले होते थे। अब एक ही जगह बची है, वो है गवर्निंग बोर्ड। उसमें भी शीशा टूटने को ही है, ये ग्लास सीलिंग रहने वाली नहीं है। कुछ तो खैर गवर्नमेंट की भी इस सिलसिले में पॉलिसीज़ थोड़ी सी ठीक हैं कि भाई आपको कम से कम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे एक औरत रखनी ही पड़ेगी, लेकिन एक से ये तो कुछ नहीं है, ये सिंबॉलिक है। ये जो नीचे से रेला आ रहा है ये इस ग्लास सीलिंग को तोड़ देगा। ये पॉसिबल नहीं है कि रुक जाए। देखिए दुनिया में सिविलाइजेशंस आई हैं और चली गई हैं। रोमन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन, इसी तरह एक सिविलाइजेशन ऑफ मेन 5000 साल से रही और उसकी भी ज़रूरत थी, उसके बगैर काम ना चलता। जो देखिए आप दुनिया में कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, वो चाहे
कोई खाना बना रहे हो आप, या कोई कपड़ा सी रहे हो, या आप कोई कहानी लिख रहे हो, या आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, इट स्टार्ट्स विद बोल्ड स्ट्रोक्स. पहले स्लैब, पिलर्स, बोल्डर्स, ये सब होते हैं. जैसे जैसे आप आगे जाते हैं वो सटलिटी आना शुरू होती है, उसमें डिटेलिंग आना शुरू होती है. एक हकीकत ये है. दूसरी हकीकत ये है कि 5-6 हज़ार साल, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन दैट यू आर अवेयर ऑफ, women had a very small canvas. They had a very small space. If you have little to see, then you develop an eye to see more in little. तो जो डिटेलिंग औरत के माइंड में, उसके नेचर में, उसके जो जीन्स में आ गई है, वो एक है. टेक्नोलॉजी वहाँ ले गई है जिंदगी को जहाँ अब डिटेलिंग और सटलिटीज ही चाहिए. शी वॉज गेटिंग प्रिपेयर्ड. सोसाइटी वॉज inadvertently, unintentionally preparing women for this job. And now these two ostensibly totally disconnected realities are meeting. And she is the competent person. She is the right person to do the job. अब तो आप feather touch से war लड़ सकते हैं. तो वो जो ब्रॉन्ज चाहिए था वो outdated है. अब वो जहाज के लिए चप्पू नहीं चलाने हैं, अब घोड़े पे बैठ के कहीं नहीं जाना है. वो जो सारे जो मेल एडवांटेजेस थे वो सब खत्म हो गए. अब वो हक्का बक्का घूम रहा है बेचारा, उसको समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज हिटिंग हिम. और अभी भी उसे समझ नहीं आया कि होने वाला क्या है और हो क्या रहा है. यू वेट, दे हैव लॉस्ट द बैटल. लेकिन अब मेरे तजुर्बे से, एंड स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फिल्म राइटिंग, स्क्रीन राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग, मुझे अभी भी लगता है कि इट इज़ स्टिल वेरी मच अ बॉयज़ क्लब. पोइट्री, शायरी अभी भी औरतों के लिए एक हॉबी, एक आफ्टरनून टी एंड केक्स वाली एक मिसाल है. एंड No, I am willing to accept that we are going through a twilight zone, but it is twilight zone. When I had entered film industry, मुझे मिलती थी लड़कियां प्लेबैक सिंगर, एक्ट्रेस एंड फ्यू जर्नलिस्ट. वो देवयानी चौबल एक थी, शोभा डे थी, 2-4, एक थी इंग्रिड अल्बकर्क, ऐसी 4-5 जर्नलिस्ट थी, और सिंगर्स थी कुछ, और एक्ट्रेसेस थी, और हेयर ड्रेसर्स थी. आज कोई वोकेशन नहीं है. मैं सुबह से शाम तक जब मेरी मीटिंग फिल्मों के बारे में होती है तो मैं 60 to 70% तो जिन लोगों से मिलता हूँ वो औरतें होती हैं. वो प्रोडक्शन में है, वो डायरेक्शन कोई सोच नहीं सकता था कि औरतें फिल्म डायरेक्ट करेंगी. क्या बात कर रहे हैं आप. मैं सही पंच पे को जब मैंने उसकी पिक्चर पहली देखी स्पर्श, तो मैं बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास लेके गया, इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है, आप इसको काम दीजिए. तो वो कुछ ऐसे देखते थे कि तुम क्या यार कैसी बात कर रहे हो, तुम क्यों कह रहे हो ऐसा हमसे, व्हाई आर यू एम्बैरेसिंग अस. तो और आज बहुत ही कामयाब फिल्में बना रही हैं लड़कियां, कोई कहता भी नहीं, किसी को हैरत भी नहीं है. प्रोड्यूसर्स हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाज स्ट्रिक्टली अ मेल क्लब. टुडे प्रोडक्शंस आर लुक्ड आफ्टर बाय वुमेन. आज सॉन्ग राइटर, अब तुम इतनी कामयाब हो, एक और लड़की भी है, उसका नाम मुझे अन्विता, हाँ, वो भी कर रही है, अच्छा काम कर रही है. तो ये तो कभी हुआ ही नहीं था. म्यूजिक डायरेक्शन अभी तक काफ़ी हद तक मेल डोमेन है, लेकिन वो भी हो जाएगा. ऐसी म्यूजिक रही तो जल्दी हो जाएगा. लेकिन ये मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये जो म्यूज़िक, पोइट्री, लिरिक्स जो ज़्यादातर एक विमेंस डोमेन रहे हैं घर के अंदर, वो प्रोफेशनली आपको क्या लगता है सोशियोलॉजिकली, स्पेशली आज जैसे आपने कहा म्यूज़िक में भी अब टाइम है, अभी कोई ऐसी है नहीं जिसका हम नाम ऑफ द टॉप ऑफ द हेड ले सकते हैं, स्नेहा खनविलकर या ये आ जाएगा. ठीक है, देखिए एक दिन में तो सब कुछ नहीं बदल जाता, मगर आज स्क्रिप्ट राइटर्स कितनी लड़कियां हैं, वो कितना अच्छा काम कर रही हैं. ब्रिलियंट वर्क, मतलब मैं उसे इज्जत से देखता हूँ उनके काम. तो ऐसा नहीं है, और बहुत तब्दीली आई है, लेकिन ऑफ कोर्स अभी वी हैव माइल्स टू गो, इसमें कोई शक नहीं, और वो आती ही रहेगी. ये प्रोसेस जो है ये ऑन गोइंग है, ये रुकने वाला नहीं है, ये बढ़ेगा, घट नहीं सकता. Shall we open it to the audience? No. हाँ, Okay. कर दीजिए. आप लोग कुछ आसान सवाल पूछना चाहते हो तो. जावेद साहब, फारूक सिद्दीकी.
जी सर। आजकल के दौर में उर्दू में बिगड़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ के बारे में आप क्या कहेंगे, जो आमतौर पे जो नए बच्चे आजकल लर्न करना चाहते हैं उनको बड़े टेढ़े मेढ़े लफ्ज़ सुनने पड़ते हैं, ज़िंदगी को जिंदगी कहना और उस तरह वो लोग अपने ये लोग मतलब किस तरीके से सही उर्दू सीख सकते हैं? देखिए, पहले तो ज़रा थोड़ा सा हम लोग हाई हॉर्स से नीचे आ जाए। एक क्या है कि लोग एक दूसरे की ज़बान मिसप्रोनाउंस करते हैं, ये आप एक्सेप्ट कर लीजिए। मिसाल के तौर पे उर्दू बोलने वाला प्रदीप बोलता है, प्रदीप नहीं कह सकता। प्रकाश कहता है, प्रकाश नहीं कह सकता है। समीता बोलता है, स्मिता नहीं कह सकता। तो मिस प्रोनाउंसिएशन दोनों तरफ है। पहले तो एक बात का ख्याल रखिए। अंग्रेज़ी के सारे लफ्ज़ कॉलेज, नॉलेज बोलते हैं उर्दू में लोग, करेक्ट है ना? तो एक बात तो ये याद रखिए कि मिस प्रोनाउंस आप भी करते हैं, एक। दूसरी बात ये है कि मैं एक शिकायत अब करूँगा हिंदी बोलने वालों से। भाई देखो, एक शब्द, एक साउंड आपकी ज़बान में नहीं है तो आप उसे नहीं बोल सकते, बिल्कुल समझ में आने वाली बात। मतलब एक लैंग्वेज है जिसमें जी की या जा की साउंड नहीं है, वो आदमी अगर ज़िंदगी बोले तो ठीक है, वो उसकी लैंग्वेज में जा की साउंड नहीं है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि वो मुझे जावेद साहब क्यों कहता है। भाई अगर तुम्हारी लैंग्वेज में जा नहीं है तो कोई बात नहीं है, तुम इस्तेमाल करते हो गलत जगह हैं। जावेद साहब, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो जा तो तुम्हारे पास है, सही जगह पे यूज़ करो ना, या तो है नहीं, समझ में नहीं आता। मतलब एक आध तो वर्ड ऐसा है कि अब मुझे शक हो गया कि मुझे तो गलत याद नहीं। मतलब हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर्स से लेकर, पॉलिटिशियन से लेकर, एंकर से लेकर, एक्टर से लेकर, जिसे देखिए, स्पीकर से, पब्लिक स्पीकर से लेकर हर आदमी। और इसके बावजूद, बावजूद नहीं है, ये बावजूद है, जा है इसमें। हर जा के नीचे बिंदी लगा के आप उर्दू नहीं बोल रहे। मतलब मुझे तो यहाँ तक गम उठाना पड़ा है कि एक साहब ने मुझे ऑफर किया, जावेद साहब ये कबाब खाइए। अरे भाई कबाब नहीं है, ये कबाब है, ये कबाब तो गले से नहीं उतरेगा। तो इस तरह का ये मिस प्रोनाउंसिएशन जो है, ये सब लैंग्वेजेस के लोग एक दूसरे को करते हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए। और एक कुछ घबराहट के हम उर्दू बोल रहे हैं तो हर जगह बिंदी लगा दो, ऐसा कोई नहीं। उर्दू में जाकी साउंड भी है भाई। मैं जावेद नहीं हूँ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। तो ऐसा है, उसकी वजह के बेसिक्स नहीं सिखाए गए हैं। अब देखिए, एक तो मुझे लगता है मैं कहीं बाहर गया हुआ था और उस बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सब इंडियंस थे सिवाय मेरे। मैं बाहर था, कहीं गया था, इंग्लैंड इंग्लैंड। और एक यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि आज से हम फा को फा कहेंगे। फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। अरे भाई फिर नहीं है, फिर है। अगेन फे की साउंड हिंदी में नहीं है। ये मेरे कज़न बैठे हुए हैं सामने, नासिर साहब, इन्होंने मुझे एक वाक़या बताया था। ये ना होते तो अपने नाम से सुना, तब सामने बैठे हैं तो कैसे करूं। मानना पड़ेगा कि इन्होंने सुनाया कि वो उन किसी की माँ बच्चे की शिकायत कर रही थी। ओ जी, वो बलून लेके, बलून आप जानती ना क्या होता है, बलून लेके फुलाते ही रहा, फुलाते ही रहा, फुलाता। मैंने कहा भी कि मत फूंक, मत फूंक, मत फूंक। ओ जी, बलून फट गया। तो सारे फा की जगह फा इस्तेमाल कर रही है। भाई ये क्यों बोलते हैं लोग? फिर ऐसा हुआ। वो फिर आ गई तेरी याद। अब वो गा रहा था लड़का उसमें, इंडियन आइडल में, फिर आ गई। तो मैंने उससे कहा, भैया ये तुम बहुत अच्छा गा रहे थे, सुर में गा रहे, तुम्हारी आवाज़ भी अच्छी है, तुम ये फिर क्यों गा रहे थे? तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ, कह ले सॉरी सर, फिर ये गलती नहीं होगी। मतलब आप प्लेन में देखिए, और इसको फुलाने के लिए मतलब जी चाहता कूद जाओ प्लेन से नीचे, फुलाने के बजाय तो कूद जाना बेटर है। सर अगला सवाल। जावेद साहब नमस्कार, मेरा नाम कपिल जैन है। मैं बेनता घबराहट से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरी गुस्ताखी की माफ़ी दीजिए। मेरे पास और कोई जरिया नहीं है आपसे पूछने का, पर पूछना बहुत लाजमी लगता है। इंग्लिश हमारी ज़रूरत है, हमें कमाई के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना पड़ता है। पिछली रवायतें हैं, फैमिली की हिस्ट्री है।
तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि जो आपकी 7 पिश्तों की उर्दू शायरी की इतनी हाई क्वालिटी लेगेसी कंटिन्यूड है, तो जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन है उसका जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना, तो इस कंटिन्यूटी से आप क्या सोचते हैं? थैंक यू सर। देखिए, मैंने बहुत कोशिश की और इस बात की गवाही मेरे बच्चे भी देंगे कि मैं उन्हें उर्दू पढ़ाऊँ। मैंने टीचर भी रखा, मैंने ये भी कोशिश की कि उनको म्यूज़िक सिखाऊं, लेकिन दोनों काम मैं बचपन में उनके कर नहीं पाया। होता क्या है कि बच्चा अपनी वेट से बड़ा बैग लेके स्कूल जाता है और शाम को 4 बजे आता है। उसके बाद एक ट्यूशन टीचर, चूँकि क्लास में तो 40 बच्चे होते हैं, 50 बच्चे होते हैं, तो ट्यूशन टीचर भी आपको रखना पड़ता है उस बच्चे का होमवर्क कराने के लिए, उसे बाकी जो नहीं समझ पाया है वो समझाने के लिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप रखते हैं। अब वो ट्यूशन टीचर भी आता है, उसके बाद उस बच्चे को सुबह 6:30 बजे बस लेने आएगी, तो उसे सोना भी जल्दी है, तो उसे कुछ खेलने का वक्त भी आपको देना पड़ेगा कि जहाँ वो रिलैक्स कर सके, दोस्तों से मिले, घूमे फिरे, पार्क में जाए, स्विमिंग सीखे, कुछ करे, कोई तो फिजिकल एक्टिविटी उसे मिले। तो उसमें उसको कोई और चीज़ पढ़ाना इतना मुश्किल था। आई ट्राइड माई बेस्ट बट आई फेल्ड। और मुझे ऐसा लगा कि ये इन बच्चों पे मैं जुल्म करूँगा। दूसरे एक और बहुत ट्रेजिक बात है जो यहाँ पब्लिशर बैठे हों सुने, हमारी जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उनमें बच्चों की खूबसूरत किताबें नहीं मिलती। अब कहाँ एक तरफ वो इंग्लिश किताबें देख रहा है जो बच्चों के लिए हैं, वो इतनी आर्ट पेपर पे खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत उसका गेटअप, इतनी एस्थेटिकली बनी हुई। दूसरी तरफ हमारी किताबें वो इतनी मामूली कागज़ पे इतनी बुरी तरह छपी हुई होती हैं, उनकी राइटिंग ऐसी होती है कि वो बच्चा अट्रैक्ट नहीं होता उससे। यही हमारे यहाँ म्यूज़िक में, मैं अभी तो यहाँ पर अपना नाटक कला संगीत की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मुझे बुलाया था, तो कि भाई हम कैसे, बोलिए आप इस पे कि कैसे हम म्यूज़िक को सेव करें और क्लासिकल म्यूज़िक का कैसे। तो अब 5 साल के बच्चे को आप बिठा के बोलेंगे सा सा, वो बोर हो जाता है, वो नहीं सीखता। आपको नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे यंगर जनरेशन से म्यूज़िक को, क्लासिकल म्यूज़िक को कम्युनिकेट करने के लिए। आप अगर 15 मिनट का आलाप लेंगे और उसके बाद 20 मिनट जो है उसको डेवलप करेंगे और उसके बाद पहुँचेंगे झाला तक, उसके बाद पहुँचेंगे उसके क्लाइमेक्स ध्रुत पे 1 घंटे बाद, भाग जाएंगे लोग। आज की जनरेशन जो है, ज़िंदगी का जो टेम्पो हो गया है वो कुछ और है। हम म्यूज़िक के टेम्पो को कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। ज़िंदगी को थोड़ा स्लो कीजिए, म्यूज़िक को थोड़ा फास्ट कीजिए, कोई मीटिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अब हम वही हैं, हम नहीं बदलेंगे, वो नहीं हो सकता। हमारी ज़बानों में भी यही हो रहा है। हमें जो पढ़ाने के तरीक़े हैं वो ऑब्सोलीट है। एक कॉमन लैंग्वेज है साहब, वो उर्दू बच्चे को पढ़ाना है, कोई मौलवी साहब बताइए, अरे यार मौलवियों से क्यों पढ़ रहे हो तुम उर्दू? मौलवियों ने तो उर्दू बिगाड़ी है, बनाई थोड़ी है। ये ज़बान अच्छी ज़बान है मौलवियों के बावजूद, बल्कि बावजूद। ये तो लिबरल थॉट्स की ज़बान है, लिबरल आइडियाज़ की ज़बान है, एंटी फंडामेंटलिज्म की ज़बान है। दुनिया में जितनी पोइट्री हुई है वो पोइट्री शुरू होती है रिलीजियस पोइट्री से, उसमें हिम्स लिखे जाते हैं, भजन लिखे जाते हैं, डेटीज़ की तारीफ़ में गीत लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको मालूम होता है कि अगली सेंचुरी में दूसरे टॉपिक्स और रोमांस आना शुरू हुआ, फिर अगली सेंचुरी में सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आना शुरू हुई। उर्दू इज़ वन लैंग्वेज दैट वाज सेक्युलर फ्रॉम द डे वन। इसकी पोइट्री जिस दिन शुरू हुई वो एंटी फंडामेंटलिज्म थी। इसकी गज़ल में जो हीरो है वो है रिंद, यानी शराब पीने वाला या आशिक। इस गज़ल के जो विलन्स हैं वो हैं वाइज, शेख जी, मुल्ला, पीर और सारे के सारे वाइज जो स्पीच लेक्चर देते हैं रिलीजियस, ये लोग विलन हैं। जो अच्छी जगह है उसका नाम है मैकदा और महबूब की गली। जो बुरी जगह है उसका नाम है हरम और दैर, यानी मंदिर और मस्जिद। ये उर्दू की ट्रेडिशन है। इस ट्रेडिशन की लैंग्वेज को अगर आप मौलवी से पढ़ेंगे तो ये आप उर्दू के अलावा मौलवी के साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं।
बात क्योंकि ज़िंदगी शायरी आशिकी से शुरू हुई थी, आशिकी कहीं रह गई, तो जावेद साहब आपको बिना सुने तो हम ये तो अभी आपने कंडीशन ये लगा दी कि मैं सिर्फ रोमांटिक पोएम्स आपको सुनाऊं। रोमांटिक पोएम ज़रा मैंने कम ही लिखी हैं, वो सब कंज्यूम दूसरी जगह हो जाता है फिल्मों में। मुझे कभी कभी मैं जब अपनी पोइट्री सुना रहा होता हूँ जो कि दूसरे टॉपिक्स पे है, तो 3-4 पोएम्स के बाद एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझसे कुछ ऑडियंस ज़रा बेचारी कुछ कंफ्यूज हुई। तो उन्होंने, एक साहब ने पूछा कि आप रोमांटिक पोइट्री नहीं लिखते हैं? तो मैं, जी वो मैं लिखता हूँ पर मैं मुफ्त में नहीं लिखता वो। तो लेकिन बहरहाल कुछ मुफ्त में भी लिखी है, बल्कि उसकी कीमत भी दी है, सच तो ये है। तो कुछ 1-2 नज़्में सुनाता हूँ आपको। मैं भूल जाऊँ तुम्हें अब यही मुनासिब है, मैं भूल जाऊँ तुम्हें अब यही मुनासिब है, मगर भुलाना भी चाहूँ तो किस तरह भूलूँ कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। यहाँ तो दिल का यह आलम है, क्या कहूँ कमबख्त, भुला सका ना ये वो सिलसिला जो था ही नहीं। वो एक ख्याल जो आवाज़ तक गया ही नहीं, वो एक बात जो मैं कह नहीं सका तुमसे, वो एक रब्त संबंध, वो एक रब्त जो हम में कभी रहा ही नहीं। मुझे है याद वो सब जो कभी हुआ ही नहीं। हेलो, नमस्कार सर, मेरा नाम रजत बामल है, मैं हरियाणा से हूँ, तो थोड़ा जो मेरा लहजा होगा उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम शायद हम ही हैं वो जो जावेद बोल देते हैं। तो सर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, 2 सवाल हैं। एक तो सर, शेर व शायरी करने के लिए आशिकी करनी कितनी ज़रूरी है सर? मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आशिकी नहीं हुई तो शायद शेर व शायरी आ ही नहीं सकती इसको। देखिए आप बहाने मत ढूंढिए, जो करना कर लीजिए। और सर दूसरा सवाल केवल ये है कि कभी कभी लिख तो हम अच्छा देते हैं, लेकिन जब सुनाने लगते हैं उसमें तुकबंदी नहीं होती सर। तो मेरे कॉलेज में लोग मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैंने उनको कोई गाली दे दी हो। धन्यवाद सर। एक बार फिर ज़रा एहतियात से पढ़ लीजिए, ऐसा कुछ हो तो नहीं गया है? नहीं मेरे भाई, आप, एक बात है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है ऑन अ मोर सीरियस नोट कि जो आज यंगर जनरेशन है, नो थैंक्स टू अस, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरी जनरेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। उनमें एक बहुत ज़बरदस्त रिवाइवल है टुवर्ड्स पोइट्री, इंटरेस्ट है, पैशन है, ये देख के खुशी होती है। लेकिन साथ में एक दुख भी है इसमें। दुख मुझे ये है कि देखो, हर आर्ट में पैशन होता है, फैंटेसी होती है, इमेजिनेशन होता है, साथ ही एक क्राफ्ट भी होता है। हर आर्ट में एक क्राफ्ट भी है। लोग के पास पैशन है, फैंटेसी है, इमेजिनेशन है, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, क्राफ्ट नहीं है। वो क्राफ्ट सीखना ज़रूरी है। और क्राफ्ट आप कैसे देखिए, दुनिया में म्यूज़िक स्कूल हैं, डांस स्कूल्स हैं, पेंटिंग स्कूल्स हैं, आर्ट स्कूल्स हैं, दुनिया में पोइट्री के स्कूल्स नहीं हैं। हाउ डू यू लर्न पोइट्री? उसका जो क्राफ्ट है वो तो सीखना पड़ेगा आपको। उसकी सिर्फ एक तरकीब है कि आप मास्टर्स की, जो क्लासिकल पोइट्स हैं, जो मॉडर्न पोइट्स हैं, जो प्रोग्रेसिव पोइट्स रहे, जो 60s, 40s, 50s के उसके बाद के पोइट्स, इनको पढ़िए और जितना भी पढ़ सकते हो पढ़िए, और जितना ज़बानी याद कर सकते हो पोइट्री वो याद कीजिए। एक अरब पोइट था, उसका नाम था इब्न रशीक, ये कोई समझिए 2000 साल पहले। उसने कहा था, लेट नो मैन राइट पोइट्री हु डजंट रिमेंबर एटलीस्ट 200,000 कपलेट्स ऑफ अदर पोइट्स। तो अब भैया वो फुर्सत का ज़माना था, तो 2 लाख शेर की उसने शर्त लगा दी, लेकिन आपको 500 शेर तो याद हों दूसरों के। आप, होता क्या है, जब आप अच्छी पोइट्री याद करते हैं तो लैंग्वेज का जो रिदम है, जो उसकी म्यूज़िक है लैंग्वेज की, जो फोनेटिक इफेक्ट है, जो उसका एक वर्ड्स कैसे एक दूसरे में घुलते हैं, कैसे जुड़ते हैं, ये आपको धीरे 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 समझ में आता है। अगर सिर्फ आपने 4 गाने सुन लिए हैं और आप लिखना शुरू कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। आपको एक ख्याल ये है, अरे भाई हम तो फिल्मी गाने लिखने वाले हैं ना, तो हमें सब क्लासिकल पोइट्री पढ़नी। इट इज़ लाइक
somebody says कि मैं तो फिल्मों में गाना गाने वाला हूँ, मुझे सारेगामा सीखने की क्या ज़रूरत है। आपको सरगम आना है, आपको क्लासिकल म्यूज़िक का जब ज्ञान होगा तो आप तब लता मंगेशकर बन सकते हैं। लता मंगेशकर आप सिर्फ फिल्मी गाने सुन के नहीं बन सकते। तो उसी तरह से अगर आपको साहिर और शैलेंद्र बनना है, आपको मजरूह बनना है, तो आपकी फाउंडेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए। उसके बाद तो ये काम तो बाएं हाथ का खेल हो जाएगा आपका। लेकिन होता क्या है कि हम जोश में आके पहला काम ये करते, लिखना शुरू कर देते। बहुत पढ़िए और पढ़ते रहिए पोइट्री, और याद कीजिए और सुनाया कीजिए दूसरों की पोइट्री, तब आपको मालूम होगा कि कैसे लिखते हैं, लफ्ज़ क्या चीज़ है। जी सर, सवाल तो बहुत सारे हो चुके हैं अभी, लोग आपने जवाब भी बहुत सारे सवालों के दिए। बस एक छोटी सी गुजारिश है, मुज्तर खैराबादी को सुना दीजिए, जो किसी के काम ना आ सका वाला। छोटी सी गुजारिश सर। एक इसमें बिंदी लगा लीजिए आप। सर सर गुजारिश यूपी से हूँ तो हम, अरे भैया हम भी माफ यूपी के कर- यार, सर, ऐसा नहीं। माफ कर- अच्छा ये कह रहे हैं यूपी से माफ़ कर दिए, एमपी का होता तो ना कीजिएगा। कोई एमपी वाला ऐसी बात करे तो ना छोड़िएगा, है। ये देखिए हम लोग भी बड़े parochial लोग हैं। चलिए दूर सुनाऊंगा, अभी बातें कर लेते हैं फिर उसके बाद। जी माइक माइक माइक। हेलो सर। कहाँ हैं आप? सर मैं यहाँ हूँ। सर मेरा नाम महक शर्मा है, मैं लुधियाना से आई हूँ स्पेशली ये प्रोग्राम देखने के लिए। मतलब फैमिली में किसी का दूर दूर से उर्दू से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे उर्दू बहुत पसंद है। मेरे सारे दोस्त इंग्लिश की बुक्स पढ़ते हैं, और जब वो मेरे हाथ में उर्दू की बुक्स वगैरह देखते हैं, वो ऐसे देखते हैं कि पता नहीं मैं कहीं पाकिस्तान से आई हूँ या फिर ऐसा कुछ, मतलब उनको बहुत ही अलग लगता है। तो मुझे उनको ये एजुकेट करना है कि उर्दू भी इंग्लिश से कहीं कम नहीं है, बल्कि उससे ऊपर ही है। तो उनको मतलब मैं कैसे ये यकीन दिलाऊं, मेरी ये लाइफ की प्रॉब्लम है कि जब वो इंग्लिश पढ़ते हैं, मुझे अपने हाथ में उर्दू की बुक देख के ऐसे लगता है कि वो पता नहीं कितनी, उनको ऐसा लगता है कि वो मेरे से सुपीरियर हैं। तो मैं उनको कैसे मतलब एजुकेट करूं कि वो उर्दू पढ़ें, और आजकल की जैसे जनरेशन है वो उर्दू को इतना, इंग्लिश को ज़्यादा सुपीरियर मानती है। तो ऐसे नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन ये एक तरह का हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम में है, बहुत से लोगों में, सब में तो नहीं लेकिन बहुत लोगों में है, जो समझते हैं कि भाई जो चीज़ बाहर की वो अच्छी है और हमारी तो हर चीज़ मामूली है। और अगर एक आदमी उर्दू क्या हिंदी भी बोल रहा है तो फिर वो कुछ इसकी अपब्रिंगिंग में कमी है, इसको अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती है। तो आज अब आप कुछ ऐसा हो गया है कि अगर आप अंग्रेज़ी बोल लेते हैं तो इसके मतलब आप इंटेलिजेंट भी हैं और बहुत टैलेंटेड भी हैं और आपकी क्या बात है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी एक ज़बान है और ये भी एक ज़बान है। ज़बान जानने से आदमी को मौका मिलता है और कुछ पढ़ने का, जानने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जानता ही हो। तो और हम जितनी ज़बानें जाने उतना अच्छा है। और मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि अब आप ऐसा कीजिए, आप ना अंग्रेज़ी पढ़ा कीजिए, आप तो खूब पढ़िए इंग्लिश भी, आप उर्दू भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए, अंग्रेज़ी भी पढ़िए। जितनी ज़बानें आप जानेंगी उतनी आप बेहतर बनेंगी, आप में ज़्यादा काबिलियत आएगी, अच्छी अच्छी बातें सीखेंगी, आप अच्छा लिटरेचर पढ़ सकेंगी। तो वो अगर सिर्फ एक ज़बान पढ़ते हैं तो एक ज़बान से लिटरेचर मिलेगा उन्हें। आप अगर 3 ज़बानें पढ़ लेंगी तो आप 3 ज़बानों से लिटरेचर हासिल करेंगे, तो यू आर द विनर। सर एक आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हुआ विभूति भूषण मिश्र। अभी कुछ देर पहले चर्चा में ये बात आई थी कि भाषा का मुख्य उद्देश्य है संप्रेषण, तो वो सहज होनी चाहिए कि वो माध्यम है संप्रेषण का, तो वो पहुंच जाए। अब इसके नाम पे या जैसे कहें बहुत सी अशुद्धियां भाषा में आ गई है, बहुत से अभ्रंश आ गए हैं। जैसे एक शब्द है महानता जो अशुद्ध है, मगर बहुत सारे लोग ये जानते भी नहीं होंगे कि अशुद्ध है। तो उस नाम पे ऐसे शब्द जो आ गए हैं जो अशुद्ध हैं, जो कहीं ना कहीं भाषा में उचित रूप से नहीं आने चाहिए थे, उस पे आपका क्या दृष्टिकोण है कि ऐसे शब्द भी चलते रहने चाहिए या इसका शुद्ध रूप आ जाना चाहिए? दूसरा, इसके साथ एक चीज़ और कि अगर ये इसको आप गलत मानते हैं तो फिर इसके लिए कोई सुझाव कि ये शुद्ध कैसे बने, इस पे आप प्रकाश डालें। धन्यवाद। देखिए, महानता अगर बन गया है तो अच्छा है, बुराई क्या है। महानता ग्रेटनेस का ट्रांसलेशन कर लिया उन्होंने, महान यानी ग्रेट। अब उन्होंने उसको क्वालिटी बना लिया महानता से,
कि ये ग्रेटनेस जिसे हम कहते हैं वो महानता उन्होंने बना लिया, कोई हर्ज नहीं है, उसमें क्या नुकसान है। हाँ नहीं, मगर शुद्ध क्या है, ये शुद्ध की जो तलाश है ना, ये बड़ी डेंजरस है। शुद्ध अगर वो कान को ख़राब नहीं लग रहा, घटिया नहीं लगता है, और आप लफ्ज़ को मिसप्रोनाउंस भी नहीं कर रहे बल्कि उसमें से एक वर्ड नया कॉइन कर रहे हैं, तो अगर वो वर्ड नए कॉइन नहीं होंगे तो ज़बान आगे नहीं बढ़ेगी आपकी। कोई भी ज़बान जब हम बंद कर लेते हैं कि भाई अब इसमें ये मत करो, वो फूहड़पन से नहीं होना चाहिए, वो ऐसा कान को ख़राब ना लगे, वो कोई मीनिंग में डिस्टॉर्शन ना आ रहा हो, तो अगर कोई नए शब्द बनते हैं तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। और उसी वक्त मैंने, आपने एक बात मैं पॉइंट आउट करूँगा आपको, आप जब बोल रहे थे तो आपने फिर बोला, फिर नहीं कहा, आपने फिर बोला, तो उसको ठीक कर लीजिए, महानता की देखेंगे बाद में। बैठिए। जावेद साहब अब आप कुछ सुना दीजिए। महानता से हमें फ़ायदा ये हुआ कि एक नया शब्द मिल गया, और फिर से ये हुआ कि शब्द वही रहा, ख़राब हो गया, है कि नहीं? मानते हैं आप ये बात? बैठिए। एक नज़्म सुना देता हूँ आपको, आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या एक गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी ज़िंदगी में खुलूस की, सिंसियरिटी की, एक रोशनी का। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो कि किसी की दिलदोज़ दास्तां जो सुनी तो सुन के तड़प उठा है, पराए शोलों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है? ये आंसू क्या मैं समझूं पहले कहीं नहीं था? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहाँ ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, तुरबतें ग्रेव्स, जहाँ ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहाँ मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल है और कुछ नहीं है, जहाँ से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत, एक्सपीडियंसी, समझदारी, जिन्होंने इसको जन्म दिया था वो रंज तो मसलहत के हाथों न जाने कब कत्ल हो गए थे। तो करता फिर किस पे नाज आंसू कि हो गया बेजवाज आंसू, यतीम आंसू, यसीर आंसू, न मोतबर था, न क्रेडिबल था, न रास्तों ही से बाखबर था, तो चलते चलते ठिठक गया था, झिझक गया था। इधर से आज एक किसी के गम की कहानी का कारवां जो गुजरा, यतीम आंसू ने जैसे जाना कि इस कहानी की सरपरस्ती मिले तो मुमकिन है राह पाना, तो एक कहानी की उंगली थामे उसी के गम को रुमाल करता, उसी के बारे में झूठे सच्चे सवाल करता, ये मेरी पलकों तक आ गया है। हम लोग जब फिल्म देखते हैं या नावल पढ़ते हैं और रोते हैं, ये आंसू स्टॉक में पड़े हुए थे। ये गम जो है कोटा हमारे पास कहीं था जो उस वक्त हम नहीं बहा सके थे, लेकिन ये एक जगह मिली तो वो आंसू वहाँ से आके यहाँ निकल जाते। ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की वो एक लाइन है, वो हमेशा मेरे आँख में आंसू आता है। बड़ी सिंपल सी लाइन है, ए दिल तू क्यों रोता है, दुनिया में यही होता है। इतनी सिंपल सी लाइन है, बट इट्स
इट इज़ लाइक दैट कि जो वो स्टॉक कहीं पे होता है और कोई बहुत ही मुख्तसर सी बात होती है और वो एक नज़्म आखिर में जाते जाते आपको एक नज़्म और सुनाता हूँ, उसके बाद मेरे ख्याल से वक्त भी पूरा हो गया होगा अब तो। ये नज़्म है, इसका टाइटल है शबाना। अब ये मत पूछिएगा किस पे लिखी है, ये सब मैं नहीं बताऊँगा, ये बहुत प्राइवेट बातें हैं। हम लोगों की भी अजीब ज़िंदगी है, दोनों बहुत बिजी रहते हैं, कब किसको कहाँ जाना है। मेरा ख्याल है कि अक्सर मेरा सुबह जब आँख खुलता है तो मैं सोचता हूँ, खुलती है तो मैं सोचता हूँ ये कौन से शहर में हूँ मैं, तो अच्छा हाँ यहाँ तो कलकत्ता आ गया हूँ, तो थोड़ी एक सेकंड बाद समझ में आता है। ऐसी ही उतनी ट्रैवलिंग शबाना की भी होती है। बम्बई हम लोग कम ही रहते हैं, ज़्यादातर तो वाया सैटेलाइट हमारी बातचीत रहती है। इससे क्या होता है, शादी बड़ी अच्छी चलती है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ, वो एयरपोर्ट पे जा रही है, मुझे बाई कार पूना जाना है, तो वो कपड़े लेके एयरपोर्ट पे आ जाती, मुझे दे देती ये ले जाओ, तो वो मैं अपने बैग में रख के उधर चला जाता हूँ, वो कहीं और चली जाती है। तो इस तरह की ज़िंदगी एक कांस्टेंट, हर बार हम हर साल सोचते हैं अब ज़रा टेम्पो कम किया जाए भाई, वी आर नॉट गेटिंग एनी यंगर, तो ज़रा थोड़ा कम करें, मगर होता नहीं है। वो ऐसी ही भाग दौड़ में ज़िंदगी चलती है हमारी, उसी में लिखते भी हैं, उसी में सोचते भी हैं। मैं कितने गीत हैं, कितनी पोएम्स हैं जो मैंने प्लेन में लिखी होंगी, तो उस कार में लिखा है। शुक्र यह है कि मैं कहीं भी बैठ के लिख लेता हूँ, तो मगर लाइफ का टेम्पो कम नहीं होता। ये उसी पे हमारी पागल रिलेशनशिप पे। ये आए दिन के हंगामे, ये जब देखो सफ़र करना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इसे मिलना उसे मिलना। हमारे सारे लम्हे ऐसे लगते हैं कि जैसे ट्रेन के चलने से पहले रेलवे स्टेशनों पर जल्दी जल्दी अपने डब्बे ढूंढते कोई मुसाफिर हो, जिन्हें कब सांस भी लेने की मोहलत है। कभी लगता है तुमको मुझसे, मुझको तुमसे मिलने का ख्याल आए, कहाँ इतनी भी फुर्सत है। मगर जब संग दिल दुनिया मेरा दिल तोड़ती है, तो कोई उम्मीद चलते चलते जब मुंह मोड़ती है, तो कभी कोई खुशी का फूल जब इस दिल में खिलता है, कभी जब मुझको अपने जहन से कोई ख्याल इनाम मिलता है, कभी जब एक तमन्ना पूरी होने से ये दिल खाली सा होता है, कभी जब दर्द आके पलकों पे मोती पिरोता है, तो ये एहसास होता है, खुशी हो, गम हो, हैरत हो, कोई जज्बा हो, उसमें जब कहीं एक मोड़ आए तो वहाँ पल भर को सारी दुनिया पीछे छूट जाती है। वहाँ पल भर को इस कठपुतली जैसी ज़िंदगी की डोरी डोरी टूट जाती है। मुझे उस मोड़ पर बस एक तुम्हारी ही ज़रूरत है। मगर ये ज़िंदगी की खूबसूरत एक हकीकत है कि मेरी राह में जब ऐसा कोई मोड़ आया है, तो हर उस मोड़ पर मैंने तुम्हें हमराह पाया है। जिंदगी आशिकी शायरी मेरे ख्याल से शबाना जी पर ही ख़त्म हो सकती थी ये बात। ब्यूटीफुल, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू सिट नेक्स्ट टू यू एंड टॉक टू यू। देखिए शबाना जी पे शायरी और आशिकी ख़त्म हो जाए तो मुझे तकलीफ़ नहीं, ज़िंदगी मैं ज़रा बचा के रखना चाहूँगा।